अरे नदीम साहब, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात हो जाए भारत की। भारत में जो कुछ हुआ, बिहार के अंदर इलेक्शन हुए, हम इस बात को पहले डिस्कस करते रहे। आपको याद होगा जब भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बात होती थी, जब जम्मू के कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने थे, आपने उस वक्त भी कहा था कि उसका बड़ा असर है। इवन जब बिहार की बारी थी तो आपने कहा था कि मोदी साहब इज ट्राइंग टू सेल दी एंटी मुस्लिम एंड एंटी पाकिस्तान रेटिक देयर। लेकिन रिजल्ट क्या निकला नदीम साहब? धुलाई होगी बीजेपी की? ठीक ठाक, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मोदी साहब के 2-3 मेन एजेंडा आइटम्स थे जो कि इस दफा नहीं चले। पहला आइटम उनका एजेंडा आइटम ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि गुजरात में मोदी साहब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल बहुत जबरदस्त है। एज चीफ मिनिस्टर तो उनकी ये एक प्रोपेगेंडा था कि, और बिहार सबसे गरीब रियासत है, वहाँ स्टेट है, और 100 मिलियन 10 करोड़ की उसकी आबादी है। बिगेस्ट बट गरीब, सबसे ज्यादा गरीब, और सबसे ज्यादा वहाँ कास्ट और माइनॉरिटी डिफरेंसेस हैं, जात के नाम पर वोट इसके हवाले से। अब वहाँ एक नई नितिन साहब जो है, जो एक पिछले चीफ मिनिस्टर रहे वहाँ, नीतीश कुमार एक जमाने में बीजेपी के अलायंस के साथ थे। अच्छा, हाँ, 10 साल उनका बीजेपी के साथ रहा और बीजेपी और नीतीश ने मिलके बिहार चलाई थी। उससे पहले नीतीश साहब जो थे वो उससे पहले लालू प्रसाद की रियासत थी, गवर्नमेंट थी, 10 साल उनकी लगी, मगर वो गवर्नमेंट बड़ी करप्ट थी, और वो तो कन्विक्टेड भी है, और बड़ी करप्शन थी। इस दफा और 2014 के जो इलेक्शन हुए मई में, पिछले साल नेशनल इलेक्शन वो बीजेपी जीती थी, बिल्कुल जीती थी, बिल्कुल। अच्छा, अब क्या हुआ? और वो अलायंस जो था उसने ठीक ठाक सीटें कटी, बिल्कुल 182 सीटें थी उस वक्त इनकी, 170 के करीब सीटें थी। अच्छा, अब बात यह है कि अब क्या हुआ? अब 178 सीट्स उधर चली गई, 72 सीट्स नीतीश कुमार के साथ चली गई, वो जो लालू के साथ जो था ग्रैंड अलायंस जो है, और इनके पास कोई 58 सीट्स, मतलब है कि उड़ गए, बिल्कुल उड़ गए, 243 टोटल मेरे ख्याल में। तो इसका ये मतलब है कि वो जो एजेंडा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मोदी साहब का, जिसके बारे में इनकी बड़ी शोहरत है, वो अवाम ने वो कंपेयर किया नीतीश कुमार का जो 10 साल का जो एजेंडा है, जो वो क्या था, उन्हें कंसेक्टिव टर्म्स मिल रही है, उन्हें कंसेक्टिव टर्म्स मिल। तो उसमें नीतीश कुमार साहब के एजेंडा में 4 मेजर आइटम्स थे। सड़कें, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और एक जैसे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब येलो ट्रैक्टर्स या येलो कैब्स की स्कीम्स बनाते रहे ना, उन्होंने भी एक येलो तो नहीं, बाइसिकल स्कीम बनाई थी, अच्छा, बच्चियों के लिए, कि जो बच्चियां स्कूल जाना चाहती हैं देहातों में, क्योंकि लंबे लंबे रास्ते हैं, स्कूल दूर है और वो पैदल आना जाना है, तो उनके लिए बाइसिकल स्कीम बनाई थी, जिसके साथ, क्योंकि तालीम की तरफ बड़ी तवज्जो है ना, हर शख्स चाहता है कि उसकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, बच्चियां हों, बच्चे हो, बेटियां हों, बेटे हों, तब तालीम याफ्ता हों, ताकि नौकरियां मिले, मुलाजमत मिले, रोटी पानी आए। तो उनकी ये स्कीम बड़ी पॉपुलर रही, बाइसिकल्स की। तो इसलिए उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा था, वो क्योंकि गुर्बत बहुत थी, तो उन्होंने जो भी एजेंडा किया तो सबको नजर आया कि लेवल बेहतर हुआ। गुजरात के अंदर पहले से ही लेवल बेहतर था, इतना बुरा नहीं था, वो पहले से ही, मोदी साहब के आने से पहले भी गुजरात वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स। अब मोदी साहब ने आगे और डेवलपमेंट की, तो ठीक है, तो शोहरत तो हो गई, मगर अगर पहले वो 10 नंबर पे थी गुजरात, तो मोदी साहब ने 12 नंबर 14 नंबर पे कर दिया होता। यहाँ हालत ये थी कि ये 0 नंबर पे थी, नीतीश कुमार साहब ने इनको 6 नंबर पे ले आए, तो वो 6 नंबर नजर आते हैं कि ये बहुत काम हुआ। तो अवाम ने देखा कि मोदी साहब तो बातें कर रहे हैं, अभी हिंदुस्तान में भी कोई खास वो डेवलपमेंट जो एजेंडा पे आए थे अभी तक कुछ नहीं हुआ, आना जाना बहुत है, अफगानिस्तान बनाने के, हाँ, आना जाना बहुत है, और वो लोगों को मिल बढ़ा रहे हैं और हर जगह पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर कोई पैसा हिंदुस्तान में उस तरीके से नहीं आया जिसके साथ हो एक मैसिव किस्म की इनकम राइज हो और या कोई कीमतें गिरे, तो ऐसी तो चीज नहीं हुई। तो इसलिए मेरा ख्याल है पहला फैक्टर तो ये है कि जो उनका मोदी का अपना एजेंडा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके ऊपर अवाम ने कहा कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा इतना अच्छा नहीं है जितना कि नीतीश कुमार और ये अलायंस जो अब बना है इसका एजेंडा है। पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि इन्होंने बात की थी कास्ट पॉलिटिक्स की। अब अगर कास्ट पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट होती तो फिर पिछली इलेक्शन में क्यों इनको इतना वोट मिला? हाँ, और वहां से जो शेयर था लोकसभा में वो ठीक ठाक था, बीजेपी का, एनडीए का जो था वो 31 सीट्स थी। एब्सोल्युटली। तो अब बात यह है कि अगर इस दफा कास्ट इंपॉर्टेंट हो गई तो पिछली दफा क्यों नहीं थी? तो मैं ये कहता हूं ना इस दफा इंपॉर्टेंट थी ना पिछली दफा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओके। इस दफा इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें थी। कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चली,
ठीक है। दो चीजें थी, एक तो मैंने आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कहा, दूसरी चीज ब्रेक के बाद पूछूं, दूसरी चीज हिंदुत्व की जो सारा फलसफा था, वो फिर अगली ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि वो क्या फलसफा था और वो क्यों अवाम ने वहां उसको रिजेक्ट कर, मतलब वो बैकफायर भी कर जो ये बेचना चाह रहे थे वो बैकफायर कर गया, वो नहीं बिका उस इलेक्शन के अंदर। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो उस पर बहस जारी रहेगी, वजाहत रहेगी। भारत की रियासत बिहार में होने वाले रिसेंट जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से बात हो रही है, क्या वजह थी, वजूहात बता रहे थे ब्रेक से पहले रहीम साहब, क्या चीज है जो नहीं चली बीजेपी की। रहीम साहब दूसरा आप बता रहे थे मैं कास्ट की बात कर रहे थे। कास्ट का मैंने मोटा बात की, मैं अगली बात करता हूँ। कास्ट जो है सबसे जो गरीब कास्ट हैं, दलित हैं या दलित हैं या वो आदिवासी हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिन्हें पिछड़ी कहते हैं, पिछड़ी जाति, वो सारे रूरल एरियाज में, और सबसे ज्यादा गुर्बत भी रूरल एरियाज में। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इनकी गवर्नमेंट का जो असर पड़ा है वो सबसे ज्यादा बेहतरी उनकी आई है। तो इसलिए उन्होंने अपनी कास्ट पॉलिटिक्स छोड़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को अपना लिया है। बिल्कुल बैकवर्ड क्लासेस। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये हिंदुत्व। अब इन्होंने दो मेजर प्लैंक्स थे इनके। एक तो ये था कि ये कहते थे ये बीफ के ऊपर जो सारा वहां कंट्रोवर्सी चली, ये बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मार दो, ये मार दो, ये एक तो ये पूरा प्रोपेगेंडा था। दूसरा ये था पाकिस्तान का एंटी पाकिस्तान। वो अमित शाह साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, मोदी साहब और अमित शाह ये दो कैनवस कर रहे थे और किसी ने वहां कैनवसिंग नहीं की। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सारी कैंपेन इन दोनों ने चलाई थी। इनका क्या था, वो अमित शाह कहते थे कि अगर हम हार गए बिहार के इलेक्शन तो पाकिस्तान के अंदर फुलझड़ियां चलेंगी, खुशी पाकिस्तान में मनाई जाएगी। लोगों ने कहा हमें नहीं पता पाकिस्तान खुशी मनाता नहीं मनाता, हमने खुशी मनानी, तुम्हें नहीं इलेक्ट करना। तो ये दोनों, ये बीफ वाला प्रोपेगेंडा और ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल हिंदुत्व का, ये जो दो आइटम थे ये नहीं चले, ये फेल हो गए बिल्कुल। अवाम ने कहा नो, हमारे रोटी पानी पेट का मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो ये नहीं चलेगा। तीसरी चीज ये कि मैंने भी कहा कि सिर्फ कैनवसिंग की अमित शाह ने और मोदी साहब ने, लोकल लीडरशिप का नामो निशान नहीं है। हालांकि प्रोविंशियल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन के अंदर लोकल लीडर्स जो हैं बहुत उनकी अहमियत होती है, मगर ये तो इतने मगरूर लीडर्स हैं ये कि इन्होंने सारा का सारा जो बजट का जो एजेंडा वो सारा का सारा खुद अपने ऊपर, अपने प्रमोशन के ऊपर लगा दिया। तो लोकल लीडर्स नजर ही नहीं आए। हालांकि वोटर जो है वहां लोकल लीडर भी इंपॉर्टेंट होता है ना यार, उसकी भी हैसियत होती है। हर चीज तो पार्टी के लिए लोग नहीं डालते ना, लोग अपने लोकल लीडर के लिए भी डालते हैं। यहां भी ऐसे होता है, इंडिपेंडेंट कैसे जीतते हैं। वो लोकल लीडर्स को इन्होंने बिल्कुल अहमियत नहीं दी। ये एक और फाइनल पॉइंट ये था कि हिंदुओं को तो इन्होंने मुतासर नहीं किया ये बीफ पॉलिटिक्स के ऊपर, मगर मुसलमान जो 15% मुसलमान है वहां का, उसने एक ने नहीं इनको वोट डाला। सारा का सारा मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ गया। उन्होंने कहा ऐसा है तो ऐसे ही सही। तो ये बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। तो ये चार मोटे मोटे फैक्टर्स थे कि बीजेपी की पॉलिसीज इन बिहार हैज बीन वाइप्ड आउट। अब आगे देखना यह है कि कुछ 6-7 महीने के बाद आ रहे हैं इलेक्शन यूपी के, वहां भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। वहां अब ये अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वी हैव टू सी। सो मतलब अगर उस हिसाब से देखा जाए, मेरे ख्याल में इनके अपने मोदी साहब की सरकार में आने के बाद ये दिल्ली में हार चुके हैं, ये जम्मू कश्मीर में हार चुके हैं, ये बिहार में हार चुके हैं, मतलब वहां पर गठबंधन बना लिया इन्होंने कश्मीर में। और इस वक्त सबसे पहली दफा इस हुकूमत के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ, बिकॉज इंडिया और हुकूमत एक ही चीज होती है ना, यहां भी जब हुकूमत कुछ करती है तो लोग पाकिस्तान कहते हैं। बाहर के ममालिक में एहतजाज शुरू हो गया, एडिटोरियल्स लिखने शुरू हो गए हैं कि आजादी के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, कल्चर को तब्दील किया जा रहा है, सेकुलरिज्म कमजोर हो रही है, लोग अवार्ड्स वापस कर रहे हैं, लोग अवार्ड्स वापस कर रहे हैं, बड़े बड़े एकेडमिक्स, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इस जगह इदारे आने शुरू हो गए हैं कि ये मोदी क्या कर रहा है, इसकी हुकूमत क्या कर रही है, ये हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म, कम्युनल पॉलिटिक्स, इसके खिलाफ है दुनिया। और ये अब एक एहतजाज आपको नजर आना शुरू हो गया। आप अभी कह ही रहे थे कि लंदन के अंदर वो जा रहे हैं, तो उनके विजिट से पहले ही वो जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसके ऊपर वो लेजर लाइट से वो एक इमेज जो नजर, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए मोदी इज नॉट वेलकम। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वहां इंडियंस जो हैं वो लाखों की तादाद में वो कह रहे हैं कि इज नॉट वेलकम। और अभी याद रहे कि अभी 6 माह पहले इनको ऐसे वेलकम मिल रहे थे कि आप तस्वर नहीं कर सकते। तो मोदी साहब का ग्राफ गिर रहा है, और अगर इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज ना की तो बीजेपी को ठीक ठाक
अगली इलेक्शन में उड़ जाएंगे। मतलब लेकिन आप एक चीज नईम साहब इसके अंदर देखिए कि जो रिजल्ट्स आए उसमें कांग्रेस ने कैपिटलाइज किया है इन बिल्कुल कंपैरिजन 10 बिहार में तो 3 की अलायंस थी ना, लालू प्रसाद और गांधी एंड कांग्रेस इन्होंने कैपिटलाइज किया। सो मेरे ख्याल में मोदी साहब के लिए इट्स बड़े फिक्र का वक्त है अगर वो सोचें और अगर वाकई वो चाहते हैं कि दुनिया भारत को शाइनिंग इंडिया समझे, जो कि मेरे ख्याल में मोदी साहब तो तुले हुए हैं कि वो शाइनिंग इंडिया अगर है तो वो उसे नहीं रहना। और अगर आधा मिनट है तो मैं कहते हैं कि जाते जाते कुछ एडवाइस दे दूं मोदी साहब को कि बेहतर ये है कि अब एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स बंद कर दें, इस चूरन को बेचना छोड़ें, इसको बेचना छोड़ें और सबसे बेहतर तरीका ये है पॉलिसी रिवर्सल का, जिसके साथ सारा हिंदुस्तान खुश होगा। वो ये है कि क्रिकेट सीरीज को आगे जाने दें, बीसीसीआई को इजाजत दें कि वो पाकिस्तान पीसीबी के साथ पाकिस्तान इंडिया सीरीज जो है जो दिसंबर में है वो हो जाए। ओके, ऑन दिस नोट आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का